नमस्कार। आज हम बाजार के दोहरे चरित्र को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारे सामने जो खबरें हैं वो एक ही समय पर उम्मीद और चिंता दोनों पैदा करती हैं। बिल्कुल। एक तरफ कोल इंडिया जैसा शांत रहने वाला स्टॉक अचानक 7% उछल जाता है और दूसरी तरफ MCX 80% क्रैश जैसी हेडलाइन देखकर दिल बैठ जाता है। एक सरकारी फैसले से ITC का शेयर गिरता है और अपने साथ देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC को भी नीचे खींच लेता है। सही बात है। और इन सब के बीच क्या 500 रुपए के नोट सच में बंद होने वाले हैं? ये विरोधाभासी संकेत हमें बाजार के बारे में क्या बता रहे हैं? चलिए इन उलझे हुए तारों को एक एक करके सुलझाते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आज की चर्चा सिर्फ अलग अलग खबरों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि बाजार की बड़ी तस्वीर कैसे बनती है। हम देखेंगे कि कैसे एक कॉर्पोरेट एक्शन, एक सरकारी पॉलिसी और एक अफवाह, हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां निवेशकों के लिए मौके और खतरे दोनों छिपे होते हैं। हमारा मकसद इन संकेतों के पीछे की क्यों को समझना है। तो शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसकी हेडलाइन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। MCX वाली। हाँ, सच कहूं तो इसे पढ़कर एक बार तो मैं भी चौंक गई थी। MCX 80% क्रैश। हाँ, हेडलाइन ही ऐसी थी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब गहराई में गए तो कहानी कुछ और ही निकली। हाँ, और ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये कोई क्रैश नहीं है, बल्कि एक नियोजित कॉर्पोरेट एक्शन है। कॉर्पोरेट एक्शन? हाँ, जिसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। कंपनी ने अपने 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 2 रुपए की फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांट दिया है। अच्छा। तो अगर किसी के पास MCX का एक शेयर था जो मान लीजिए 1000 रुपए का था, तो अब उसके पास 5 शेयर होंगे और हर शेयर की कीमत लगभग 200 रुपए हो जाएगी। उनकी कुल संपत्ति उतनी ही रहेगी। मतलब वैल्यूएशन पर कोई असर नहीं? कोई असर नहीं, सिर्फ शेयरों की संख्या और कीमत बदल गई है। ठीक है, तकनीकी तौर पर तो ये समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि MCX ने ये कदम अभी क्यों उठाया? बेहतरीन सवाल। मतलब स्टॉक स्प्लिट करने के पीछे कंपनी की क्या रणनीति हो सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर असली विश्लेषण छिपा है। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे? पहला, जब किसी शेयर की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है तो छोटे निवेशक उसे खरीदने से हिचकते हैं। हाँ, महंगा लगता है। एकदम। कीमत कम होने से शेयर ज्यादा किफायती लगता है और छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ती है, जिससे स्टॉक में लिक्विडिटी मतलब खरीद बिक्री बढ़ जाती है। ओके, और दूसरा कारण? दूसरा, ये भविष्य की तैयारी हो सकती है। हो सकता है कि कंपनी आगे चलकर कोई बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO या कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लाने की सोच रही हो, जिसके लिए ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होगी। बिल्कुल, और एक व्यापक शेयर होल्डर बेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सिर्फ एक अकाउंटिंग बदलाव नहीं, एक स्ट्रेटेजिक कदम है। तो MCX की कहानी हमें सिखाती है कि हेडलाइन के पीछे की सच्चाई जानना कितना जरूरी है। हमेशा। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जिनका असर ठीक वैसे ही होता है जैसा दिखता है, और उसके तार कहीं और भी जाके जुड़ते हैं। जैसे ITC के मामले में हुआ। हाँ, सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने की सरकारी घोषणा के बाद ITC का शेयर बुरी तरह गिरा, लेकिन इसका असर LIC पर इतना गहरा क्यों पड़ा? देखिए, ITC और LIC का रिश्ता समझना एक जेंगा टॉवर जैसा है। अच्छा। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ एक तंबाकू वाला ब्लॉक निकाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि LIC का एक बहुत बड़ा ब्लॉक ठीक उसके ऊपर टिका है, पूरा टॉवर हिल जाता है। क्या उदाहरण है? LIC सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं है, वो भारत की सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक है। मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। हाँ, और ITC में उसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। जब ITC का शेयर एक ही दिन में लगभग 13% गिरा, तो सोचिए LIC के पोर्टफोलियो की वैल्यू पर कितना बड़ा असर पड़ा होगा। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि बाजार में हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। मतलब ये सिर्फ एक कंपनी या एक सेक्टर की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम के इंटरकनेक्टेड होने की कहानी है। बिल्कुल। एक जगह लिया गया नीतिगत फैसला कैसे पूरे बाजार में एक लहर पैदा कर सकता है। एकदम। और ये सिर्फ बड़े निवेशकों तक सीमित नहीं है। LIC में करोड़ों आम लोगों का पैसा लगाया है ना। हाँ, पॉलिसी के जरिए या उसके स्टॉक के जरिए। बिल्कुल। तो अप्रत्यक्ष रूप से ITC पर लगने वाले टैक्स का असर उन आम लोगों पर भी पड़ता है। यही बाजार का इकोसिस्टम है, एक फैसला और उसके कई असर। सरकार की पॉलिसी से तो बाजार हिल ही सकता है, लेकिन कभी-कभी जमीनी स्तर पर भी कुछ ऐसा होता है जो कंपनियों को परेशान कर सकता है। जोमैटो और स्विगी की हड़ताल वाला मामला। हाँ, कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी दो अलग-अलग कहानियां सामने आ रही हैं। जोमैटो के CEO कह रहे हैं कि नए साल की शाम को रिकॉर्ड डिलीवरी हुई, जबकि वर्कर्स यूनियन का दावा है कि हड़ताल पूरी तरह सफल रही। सच क्या है?
देखिए, सच शायद इन दोनों दावों के बीच में कहीं है। ऐसा क्यों? ये गिग इकोनॉमी के मूल तनाव को दिखाता है। हो सकता है कि कंपनी के कुल डिलीवरी के आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर सही हो। अच्छा। क्योंकि उन्होंने शायद कुछ इंसेंटिव देकर या जो वर्कर्स हड़ताल पर नहीं थे उनके जरिए काम चलाया हो। मुमकिन है। लेकिन ये भी संभव है कि दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के कुछ खास इलाकों में हड़ताल का असर बहुत ज्यादा रहा हो और लोगों को डिलीवरी में दिक्कत आई हो। बिल्कुल। स्रोत में भी लोगों से उनके अनुभव पूछे गए हैं, जो दिखाता है कि जमीनी हकीकत अलग अलग हो सकती है। ये एक जटिल मुद्दा है जहां दोनों पक्ष अपने नजरिए से सही हो सकते हैं। ये जमीनी तनाव तो एक तरफ है, लेकिन एक और बड़ी चुनौती है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रही है। रुपए की कीमत। हाँ, भारतीय रुपया एक बार फिर डॉलर के मुकाबले 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया है। आरबीआई ने इसे संभालने की कोशिश भी की, लेकिन ये कब तक चलेगा? रुपए का कमजोर होना एक दुधारी तलवार है। कैसे? एक तरफ ये हमारे आयात को बहुत महंगा बना देता है। हम जो भी कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान या मशीनरी बाहर से मंगाते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं और इससे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। एकदम। लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे निर्यातकों के लिए फायदेमंद है। अच्छा। आईटी कंपनियां, दवा कंपनियां या टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जब अपना सामान बेचकर डॉलर कमाते हैं तो उसे रुपए में बदलने पर उन्हें पहले से ज्यादा पैसा मिलता है। तो आरबीआई जो कर रहा है वो क्या है? आरबीआई जो डॉलर बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है, वो एक तरह से सिर्फ दर्द निवारक गोली है, बीमारी का इलाज नहीं। तो फिर असली इलाज क्या है? असली और स्थायी समाधान तो निर्यात बढ़ाने में ही है। जब हम दुनिया को ज्यादा सामान और सेवाएं बेचेंगे तो देश में डॉलर की आवक बढ़ेगी और रुपया अपने आप मजबूत होगा। लेकिन मौजूदा वैश्विक माहौल में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, जहां कई देश टैरिफ और ट्रेड बैरियर लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ ये जमीनी और आर्थिक चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ भारतीय कंपनियां भविष्य के लिए बड़े-बड़े दांव लगा रही हैं, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। हाँ, यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा पहलू शुरू होता है। शुरुआत करते हैं कोल इंडिया से। ये स्टॉक आमतौर पर काफी सुस्त माना जाता है, लेकिन इसमें 7% की तेजी आ गई। ऐसा क्या हुआ? कोल इंडिया ने एक बहुत बड़ा और दिलचस्प कदम उठाया है। क्या? उन्होंने अपने कोयले की ई नीलामी में विदेशी खरीदारों को, खासकर पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। ओहो! यह सिर्फ एक छोटी खबर नहीं है, ये दिखाता है कि कंपनी अब बेचने के अपने पुराने तरीके को पूरी तरह बदल रही है। इससे तो मांग और कीमत दोनों बढ़ेगी। बिल्कुल, मांग भी बढ़ेगी और बेहतर कीमत मिलने की भी उम्मीद है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है? मतलब कोल इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती तो हमेशा से उत्पादन और लॉजिस्टिक्स रही है। सही सवाल है। कोयले को खदान से पोर्ट तक पहुंचाने की चुनौती, क्या सिर्फ नए बाजार खोलने से ये बुनियादी समस्या हल हो जाएंगी? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। लॉजिस्टिक्स वाकई एक चुनौती है, लेकिन इस कदम को एक और नजरिए से देखना चाहिए। वो क्या? ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक आर्थिक पहलू भी हो सकता है। अच्छा, मतलब? क्या ये भारत को इस क्षेत्र में एक ज्यादा भरोसेमंद ऊर्जा भागीदार के रूप में स्थापित करने की कोशिश है, खासकर जब चीन भी इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है? दिलचस्प। तो ये सिर्फ बिक्री का मामला नहीं, ये जियो इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। और एक तरफ कोल इंडिया नए बाजार ढूंढ रहा है, तो दूसरी तरफ अडानी और एनएचपीसी जैसे बड़े खिलाड़ी विस्तार के लिए भारी भरकम रकम जुटा रहे हैं। हाँ, अडानी एंटरप्राइजेज 1000 करोड़ रुपए के एनसीडीज ला रही है। हाँ। और ये समझना जरूरी है कि वो एनसीडीज यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए पैसा क्यों जुटा रहे हैं। क्यों? ये दिलचस्प है क्योंकि एनसीडीज सीधे सीधे कर्ज होते हैं, ये इक्विटी या कंपनी के हिस्सेदारी में नहीं बदलते। इसका मतलब ये है कि कंपनी को पूरा भरोसा है कि वो इस पैसे से इतना मुनाफा कमाएगी कि 8.90% का ब्याज चुकाने के बाद भी उसके पास काफी कुछ बचेगा और उसे अपनी हिस्सेदारी भी किसी को नहीं देनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये कंपनी के आत्मविश्वास का संकेत है। एनएचपीसी का भी बॉन्ड के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाना इसी ट्रेंड को दिखाता है कि ऊर्जा कंपनियां आक्रामक रूप से विस्तार कर रही हैं। तो एक तरफ घरेलू विस्तार के लिए कर्ज लिया जा रहा है और दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी नजर है। एनटीपीसी वाली खबर। हाँ, एनटीपीसी अमेरिका की एक न्यूक्लियर टेक फर्म क्लीन कोर थोरियम एनर्जी में हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही है। ये तो एक अलग ही दिशा है। और यही आज के ऊर्जा क्षेत्र की पूरी कहानी है। कंपनियां एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रही हैं। 2 मोर्चों पर? पहला,
मौजूदा कारोबार को बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाना, जैसा अदानी और एनएचपीसी कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए नई तकनीक में निवेश करना, जैसा एनटीपीसी थोरियम एनर्जी के साथ कर रही है। और थोरियम को तो न्यूक्लियर एनर्जी का भविष्य माना जाता है। बिल्कुल। इसी बड़ी तस्वीर को देखते हुए जेफरीज जैसी ब्रोकरेज फर्म ने रिपोर्ट दी है कि 2026 में पावर सेक्टर में मजबूत वापसी हो सकती है। और इसी उम्मीद ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एनटीपीसी जैसे शेयरों को भी रफ्तार दी है। एकदम। भविष्य की योजनाओं पर तो इतना काम हो रहा है, लेकिन कभी-कभी मौजूदा माहौल में अफवाहें इतना शोर मचा देती हैं कि सच ढूंढना मुश्किल हो जाता है। 500 रुपए के नोट वाली खबर। हाँ, और इसी से जुड़ी हमारी आखिरी खबर, जिसने शायद बहुत से लोगों को परेशान किया होगा। क्या मार्च 2026 से 500 रुपए के नोट बंद हो रहे हैं? ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। पूरी तरह से? हाँ, और सोशल मीडिया पर फैलाई गई एक अफवाह है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने तुरंत इसका खंडन किया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ किया कि सरकार या आरबीआई की ऐसी कोई योजना नहीं है। ये घटना हमें सिखाती है कि पैसे और मुद्रा से जुड़ी किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले हमेशा आरबीआई या किसी आधिकारिक सरकारी स्रोत से उसकी पुष्टि करनी चाहिए। सही बात है, वरना पैनिक हो सकता है। बिल्कुल। ऐसी अफवाहें समाज में बेवजह का डर और अफरा तफरी फैला सकती हैं। सही बात है। और इसी से जुड़ी एक और जानकारी स्रोत में दी गई है कि 2000 रुपए के जो नोट बंद हुए थे, हाँ, उनमें से 98.41% बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। हालांकि अभी भी लगभग 569 करोड़ रुपए के नोट लोगों के पास हैं। हाँ। और ये दिखाता है कि डीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है। अब जो थोड़ी बहुत रकम बची है वो धीरे धीरे सिस्टम में वापस आती रहेगी या समय के साथ खत्म हो जाएगी। मतलब मुख्य बात यही है कि 500 रुपए के नोट को लेकर फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज की चर्चा से ये तस्वीर साफ होती है कि बाजार कई परतों में काम करता है। हमने देखा कि कैसे MCX जैसी हेडलाइन भ्रामक हो सकती है, कैसे ITC पर एक फैसले की लहरें LIC तक पहुंचती हैं, कैसे ऊर्जा क्षेत्र भविष्य के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है, और सबसे जरूरी, और कैसे 500 रुपए के नोट जैसी अफवाहों के शोर में सच को पहचानना जरूरी है। इन सभी खबरों को जोड़ने पर एक बहुत दिलचस्प सवाल मन में उठता है। क्या? एक तरफ हमने देखा कि अदानी, NHPC और NTPC जैसी कंपनियां विस्तार और नई तकनीक के लिए हजारों करोड़ रुपए का दाव लगा रही हैं। हाँ, ये जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ हमने रुपए के कमजोर होने जैसी बड़ी आर्थिक चुनौती पर भी बात की। सही बात है। तो सोचने वाली बात ये है कि कोई कंपनी अपने इन महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों और एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल, जहां उसके विस्तार के लिए जरूरी हर आयातित मशीन या कच्चा माल महंगा होता जा रहा है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाती है? ये आत्मविश्वास और आर्थिक वास्तविकता के बीच की खींचतान ही शायद आने वाले समय में भारतीय कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी कहानी होगी।